जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 की बायोलॉजी को एक एक हेडिंग हम खूब अच्छी तरीके से समझाते चल रहे हैं कि अभी तक मैंने अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और पुष्पों में जनन को खूब अच्छी तरीके से समझाया। अब पुष्पों में जनन के बाद मैंने जनन के अंग को खूब अच्छी तरीके से समझाया, एक एक करके उससे होने वाली समस्याओं से लेकर सब कुछ बताया। अब हम देखते हैं ग्रंथियां। तो मानव जनन में जो होने वाली ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमारी किस काम की आती हैं? हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं। अब ये ग्रंथियां जनन ग्रंथियों में कौन कौन काम आती हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहले नर जनन तंत्र में होने वाली ग्रंथियों को हम जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि हमारी सहायक ग्रंथियां, पहले नर ग्रंथि। नर ग्रंथि इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको कि प्रोस्टेट ग्रंथि, अब मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि को बता दिया था। ये लीवर, ये ग्रंथि होती कहाँ है? ये कभी कभी जो हम सब दो जैसी बीमारी देखते हैं वहां पर ये ग्रंथियां वहां पर काम करने वाली होती हैं, है ना। ऐसी समस्याओं को पिछली वाली वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लेना, समझ जाओगे पूरी अच्छी तरीके से। फिर हम देख रहे हैं ये अखरोट के आकार का होता है, बिल्कुल अखरोट के आकार का होता है। और एक अकेला ग्रंथि होती है जो जो मूत्र मार्ग के बगल होती है और मूत्राशय के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के बगल होती है, मूत्र मार्ग में होती है। और ये क्या करता है? ये वीर्य को लगभग 20 से 30% गाढ़ा बनाता है, गाढ़ा एवं क्षारीय दुधिया आकार का बनाता है। यही बनाने में मदद करता है। वीर्य को लगभग 20 से 30% गाढ़ा, दुधिया आकार का और तरल बनाता है। यही ग्रंथि है। यही ग्रंथि खराब हो जाती है तो वो तरल नहीं बन पाता, गाढ़ा नहीं बन पाता, पानी पानी बनता है, फिर उससे जनन नहीं होता। ये सारी समस्याएं होती हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, ठीक है ना। और फिर इससे होने वाली एक विशेष समस्या है बीपीएच। ये बीपीएच क्या है? बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये बेनिंग प्रोस्टिक हाइपरप्लासिया ये एक समस्या है। ये यानी बीपीएच ये बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट का आकार बढ़ा देती है, जिसे ये प्रोस्टेट का आकार बढ़ा देती है जिससे मूत्र मार्ग दब जाता है। दबने से ये समस्या उत्पन्न करता है। दबने के कारण ये क्या कर देता है? अब आपका पेशाब जो है रुक रुक के आने लगता है। और यह पेशाब जब रुक रुक के आएगा, जब आप अस्थायी हो जाओगे, लेट जाओगे, सो जाओगे, तो सोने के बाद फिर क्या होता है? ज्यादातर रात में कई बार पेशाब लगती है, कई बार। तो ये थोड़ा थोड़ा जाकर पेशाब करोगे तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। ये मूत्र मार्ग का दब जाना होता है। जब दब जाएगा भैया तो ये समस्याएं होती हैं। फिर इनसे फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इनको जाकर आप डॉक्टर को दिखा दोगे तो डॉक्टर से जब ये समस्याएं हो तो बताओगे तो आपका निदान बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं फिर धीरे धीरे बन के समस्याएं बहुत बना देती है। समझ गया इस बात को? और फिर अच्छा, ये बार बार पेशाब का जाना, ये कई लोग केवल शुगर का ही रूप दे देते हैं। वो शुगर का रूप तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ भाई प्रोस्टेट जो हमारी दब गई है ये भी समस्या का कारण है। इसको दिखाओ नहीं, आगे चल के बहुत समस्याएं होती हैं। समझ गए इस बात को? फिर इसके बाद आते हैं शुक्राशय। देखिए जैसा कि मैंने बता दिया है आप लोगों को कि मेरी एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा नीचे की साइड में झुक नहीं पाता। अब पैर सही हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। शुक्राशय में क्या होता है? देखो थोड़ा आगे पीछे कर दिया हूं जैसे जो झुक पाया हूं। शुक्राशय या निकलने वाली तरल में फ्रक्टोज शर्करा होती है। शुक्राशय जो तरल शर्करा होती है उसको उसको शुक्राणुओं को तैरने में ऊर्जा देती है। ये जो तरल जो निकलती है ना, ये तरल निकलती है शुक्राशय से, उसी में ग्रंथि होती है। निकलने वाली तरल में जो तरल निकलती है यानी जो लिक्विड निकलती है उसमें फ्रक्टोज शर्करा देती है ना। शुक्राशय ग्रंथि फ्रक्टोज शर्करा देती है और शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है कि भाई तैर के जाएगा तभी तो ये जनन की क्रिया बनाएगा। इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना।
और इससे समस्याएं क्या होती है कि ये जो एक इसमें ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिस, ये यही प्रोस्टाग्लैंडिस, ये क्या होता है, ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाती है। कि मतलब कोई तो ग्रंथि होगी जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ाएगी कि जाओ भैया आगे आगे जाते रहो, है ना। तो कभी सोचो जो कहते हैं कि पूंछ का बनना इस पर में जरूरी है, तो ये पूंछ तो बनी, अब ये आगे भी तो जाएगी। तो आगे जाने के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है, शुक्राणुओं को आगे जाने में ग्रंथि काम करती है प्रोस्टाग्लैंडिस ग्रंथि। प्रोस्टाग्लैंडिस ग्रंथि, ये ग्रंथि शुक्राणुओं को आगे जाने में मदद करती है। ये बात ध्यान देते रहना, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आया है कि शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में कौन ग्रंथि काम करती है। तो ज्यादातर बच्चे प्रोस्टेट ग्रंथि या ऐसे कोई भी लिख देते हैं, इस ग्रंथि का नाम दिया होता है लेकिन ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, ध्यान देना इस ग्रंथि को। अब फिर अगली हमारी ग्रंथि है काउपस ग्रंथि या बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये क्या होता है, ये प्रोस्टेट के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है ना, ये वीर को तरल साफ चिपचिपा छोड़ता है। यही ग्रंथि है जो छोड़ता है तरल साफ सुथरा यानी सफेद आकार का और चिपचिपा, यही छोड़ता है। यह मूत्र मार्ग से बचे हुए पेशाब के अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। कैसे भाई, देखो पेशाब की हो, अब पेशाब के मार्ग, भाई पेशाब बाहर निकला, अब फिर स्पर्म भी जाने वाला है, तो स्पर्म भी जाएगा, तो अब पेशाब नली में पेशाब तो लगी रहेगी, यानी शरीर से अम्लीय आएगी। अब अम्लीय को नष्ट कर देना फिर यही काम करता है। कौन, काउपर्स ग्रंथि, है ना, उसको नष्ट करने का काम करता है। इससे होने वाली समस्या क्या होती है, बहुत विशेष समस्या नहीं है, लेकिन ये जो कुछ सूजन होती है प्रोस्टेट ग्रंथि में या कहीं सूजन होती है, ये सारी समस्याएं देती हैं। ठीक है ना, और इनका कारण क्या है, लंबे समय तक पेशाब को दबा के रखना। ये ग्रंथि तभी खराब होती है ज्यादातर, बहुत देर तक पेशाब दबा के ना रखो, फिर यही कहा जाता है पथरी हो जाएगी। पथरी की ग्रंथि में ये काम आने वाली फिर होती है, समझ गए। फिर ये पथरी वाली समस्याएं जो उत्पन्न होती है, यही सब कारण होती है। समझ गए इस बात को पूरी तरह। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मादा जनन तंत्र में होने वाली ग्रंथियों को हम बता दें।